Okay, hello guys, I'm Twinkle. I welcome to you in my channel No Sister. We have just today see of that the model question number first session and it's the part number second. Okay, is this session is this useful to you? Is the examination if it is NOSAT, RRB, CSC Civil, or if it is a CRE AIMS examination. Okay, it's the part two of model question number paper one session. And whenever you are just first time see of that you attended my session, you just follow, subscribe and share my channel, and whenever you completed see of that session you have like this session and comment of it. Okay, so we have just started a session with one motivational quotes. Okay, and it just say to you, it's समय और धैर्य दो सबसे बड़े योद्धा है. ठीक है, आपको वेट करना पड़ेगा. और दूसरी बात कि आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्या कि ये चीज़ है कि आपको एक समय मर्यादा नक्की करनी पड़ेगी कि इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैं जो है वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी, और इतने टाइम ड्यूरेशन के 6 मंथ्स 9 मंथ्स या टिल ऑफ दैट 1 या 2 ईयर्स या 3 मैक्सिमम 4 ईयर्स इज इनफ फॉर दैट कि आप कोई गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो. ठीक है, आपको हमेशा हर टाइम उसको देना पड़ेगा. अगर आपने नहीं दिया तो आप 10 साल तक सिर्फ अपने आप को बना रहे हो, ये होगा. ठीक है, तो यू हैव जस्ट गिवन द फुल टाइम ऑफ दैट इज़ वन एंड डेडिकेटेड टाइम देना है. ऐसा नहीं कि मेरे को टाइम मिला और मैंने पढ़ लिया और फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं होगा. ठीक है, आपको उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा बाकी सब चीज़ों को छोड़ के. दूसरी चीज़ है धैर्य रखना, है ना. तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा कि नहीं आज नहीं तो कल, ये एग्ज़ाम में नहीं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में. पर ऐसा तब होगा कि जब आपका कुछ थोड़े मार्क्स से सिलेक्शन रह जाता है. यू आर इन द कम ऑफ द मैरिट, ओके, बट नॉट यू हैव जस्ट सिलेक्टेड. ओके, तो आप कर पाओगे. अदरवाइज जस्ट आप मेरिट में भी नहीं आते हो ना, तो दैट इज़ द वर्स्ट ऑफ द थिंग्स कि आप कोई मेहनत ही नहीं कर रहे हो. ठीक है, तो ये दो सबसे बड़े होता है. एक तो कंटिन्यूटी रखना कि जो जिस भी चैनल के साथ में जुड़ा हुआ हो रोज़ उसके लेक्चर्स को मैं देखूंगा, फिर कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप अपना खाना पीना सोना नहीं छोड़ते हो, तो ये भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए. और ये तो सबसे बड़ी चीज़ है ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, तो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं. देखो कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको कह रहा है कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. एचआरटी का क्वेश्चन है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का, कि आपको नहीं देनी है. और आपको पता हो तो एचआरटी जो होती है वो हम यूज़ करते हैं एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर भी. ठीक है, और कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर हम बताते हैं कि ओसीपी जो है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स है, माला एन माला डी, ये सारी दवाइयाँ कभी भी हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट को, कार्डियोवास्क्यूलर डिजीज़ वाले पेशेंट को बिल्कुल नहीं देते. एक तो हार्ट और एक है ब्लड, ये दोनों को हम कभी भी नहीं देते हैं. यहाँ पे क्या बोला है, थ्रोम्बोसिस, हेमोरेज, फाइब्रोएडिनोमा या फिर मेट्रोरेजिया, तो बराबर थ्रोम्बोसिस में हम नहीं देंगे. एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है ये. जैसे कि आप देखो लेग वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म आर सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एचआरटी हार्मोनल रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रासेप्टिव्स. द मैकेनिज्म इन्वॉल्व मे बी, क्योंकि इसके अंदर ऐसा तो क्या मैकेनिज्म है, तो हम एचआरटी के अंदर ये थ्रोम्बोसिस की, अगर थ्रोम्बोसिस है तो नहीं देते हैं. क्या है ऐसा, इंक्रीज इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनता है इसके अंदर. ठीक है, और ऑलरेडी थ्रोम्बोसिस है और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी एक्स्ट्रा बनेगा तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगा. डिक्रीज्ड एंटीथ्रोम्बिन 3 एंड डिक्रीज्ड प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इन एंडोथेलियम इसकी वजह से, और इंक्रीज्ड प्लेटलेट एग्रीगेशन. और हम जो है वो जब थ्रोम्बोसिस हो तो एचआरटी इसीलिए नहीं देते हैं. एस्ट्रोजन कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हैज़ बीन मेनली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो दवाई है उसके अंदर होता है एस्ट्रोजन का कंपोनेंट, और उसकी वजह से होता है वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. while both estrogen and progestin causes alteration in arterial phenomena. The combined oral contraceptive pill OCP is absolutely contraindicated in thromboemboli, coronary and cerebrovascular disease और history of it. अगर इसकी हिस्ट्री भी रह चुकी है तो नहीं देंगे. तो थ्रोम्बोसिस के अंदर हम नहीं देंगे. ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट देखो क्या है कि दी फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल इज, ओके, फर्स्ट साइन जो है प्यूबर्टी गर्ल के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलती है, तो क्या मेनार्के होता है, ब्रेस्ट बडिंग होता है. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर ग्रोथ स्पॉट देखने को मिलता है, या प्यूबिक हेयर का ग्रोथ जो है वो देखने को मिलता है. ठीक है, ठीक है, तो जो फर्स्ट साइन है प्यूबर्टी की गर्ल के अंदर
और प्यूबर्टी का जो क्लासिफिकेशन है वो टेनर नहीं दिया था, ठीक है। तो क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले होता है ग्रोथ स्पर्ट्स होने लगता है। क्या होता है, ग्रोथ स्पर्ट होने लगता है। फिर जो है वो ब्रेस्ट बडिंग होता है और लास्ट में होता है मेनार्के, है ना। जैसे कि हम टीपीएम पढ़ते हैं, थैलार्के, प्यूबार्के एंड मेनार्के, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा, ग्रोथ स्पर्ट होगा, टीपीएम, थैलार्के, प्यूबार्के एंड मेनार्के, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला जो हम पूछे, ठीक है, तो क्या देखने को मिलता है कि प्यूबर्टी की पहली साइन तो वो होती है हमारी हमको देखने को मिलेगा ग्रोथ स्पर्ट, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, तो ग्रोथ स्पर्ट देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम प्रॉपर बताए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थैलार्के, जो 18 to 13 का पीरियड्स होता है, फिर होता है हमारा प्यूबार्के और फिर आ जाता है क्या, तो मेनार्के, ठीक है। तो थैलार्के के अंदर जो है वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, फिर प्यूबार्के के अंदर जो है सेक्सुअल हेयर ग्रोथ होता है और मेनार्के के अंदर जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, पर सबसे पहले होता है ग्रोथ स्पर्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। फिर जो है क्या आपका, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जॉन्डिस एट बर्थ और विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ इज़ कॉमनली ड्यू टू, किसकी वजह से होता है ये पूछा है, ठीक है। अगर बोला होता है कौन सा जॉन्डिस है, तो ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, इसमें कोई भी वो नहीं है ना। अपीयर्स बर्थ और विद इन द फर्स्ट, उसको पैथोलॉजिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पैथोलॉजिकल। फिजियो क्या होता है, आफ्टर 24 आवर, है ना। तो विद इन और 24 आवर्स तो है वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है, पर वो किसकी वजह से होता है, फिजियोलॉजिकल की वजह से, इरिथ्रोब्लास्टोसिस की वजह से, बिलियरी अट्रोसिया की वजह से, कि कॉन्जेनाइटल हाइपर बिलिरुबिनेमिया की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमको क्या देखने को मिलता है, जॉन्डिस दैट अपीयर्स एट बर्थ और विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स इज टिपिकली ड्यू टू पैथोलॉजिकल कोजेज। मोस्ट कॉमनली इसमें होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। दिस कंडीशन अकर्स ड्यू टू ब्लड ग्रुप इनकॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है। ये कब होता है कि ब्लड ग्रुप की जब क्या हो जाती है, इनकॉम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है तब, और किसके बीच में, तो बिटवीन मदर एंड फिटस के बीच में, लीडिंग टू हिमोलाइसिस एंड एक्सेसिव बिलिरुबिन प्रोडक्शन जो है वो होने लगता है। ब्लड हिमोलाइसिस, ब्लड सेल का ब्रेकडाउन एंड एक्सेसिव बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होने लगेगा। मतलब यहाँ पे कॉन्जेनाइटल हाइपर बिलिरुबिन नहीं, अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया होता तो करेक्ट होता। फिजियोलॉजिकल जो है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो डिजीज कब देखने को मिलता है, आफ्टर 24 आवर्स, और पीक होता है 3 to 5 डेज पे। बिलियरी एट्रोसिया जो है वो प्रेजेंट विद द जॉन्डिस आफ्टर द नियोनेटल पीरियड, और कॉन्जेनाइटल हाइपर बिलिरुबिनेमिया जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स को रेफर करता है, कोजिंग जॉन्डिस बट नॉट इमीडिएटली एट बर्थ, बराबर। तो क्या आएगा कि जॉन्डिस एट बर्थ और विद इन 24 आवर्स वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है और कॉमनली ड्यू टू द इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता है, और इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। सी नेक्स्ट क्या है कि हाइपोग्लाइसीमिया इन इन्फेंट्स मोर देन 24 आवर्स ऑफ एज इज डिफाइंड एज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स लेस देन। हाइपोग्लाइसीमिया हो जाना, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना 24 घंटे से ज़्यादा ऑफ द एज, डिफाइंड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स लेस देन, जिसके अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो लेस देन कितना होगा, 25 मिलीग्राम पर डीएल, 45 मिलीग्राम पर डीएल, 50 मिलीग्राम पर डीएल या 65 मिलीग्राम पर डीएल। तो हाइपोग्लाइसेमिया इन इन्फेंट्स जो है वो मोर देन 24 आवर्स अगर होगा एज का, तो इज डिफाइन एज द ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन कितना रहेगा, 45 मिलीग्राम पर डीएल। दिस थ्रेशोल्ड इज यूज्ड टू एंश्योर दैट इन्फेंट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट पोटेंशियल न्यूरोलॉजिकल डैमेज ड्यू टू द लो ब्लड शुगर। ये इसीलिए कंट्रोल करना है फटाफट से, क्योंकि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये न्यूरोलॉजिकल को डैमेज कर देगा, लो ब्लड शुगर, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया इन इन्फेंट्स मोर देन 24 आवर ऑफ द एज, ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका होगा कितना, 45 मिलीग्राम पर डीएल। तो देख करेंगे हम उसको कंसिडर कि इसको हाइपोग्लाइसेमिया हो गया है, जो बच्चा 24 आवर्स 1 डे का हो चुका हो उसके अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। उसके बाद देखो क्या है कि अगर आपको बोला हो द एनीमा गिवन टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन इज, एनीमा के अंदर गैसियस डिस्टेंशन को, गैस को रिलीव करवाना है, तो हम कौन सा एनीमा देंगे, कोल्ड एनीमा टेम्परेचर के लिए है, एंटी हेलमिंथिक एनीमा जो है वो इंसेक्ट को मारने के लिए है, अगर आपको वॉर्म इन्फेस्टेशन हो गया हो ना उसके लिए है, कार्मिनेटिव एनीमा या परगेटिव एनीमा। परगेटिव एनीमा हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है इंटेस्टाइन की, ठीक है। तो क्या बाकी रह गया, कार्मिनेटिव एनीमा जो हम गैस को पास करवाने के लिए देते हैं, ठीक है। हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ओके। अभी नेक्स्ट देखो क्या है, वो अगेन डिफाइंस मैकेनिज्म के ही बारे में क्वेश्चन है कि फॉरगेटिंग अ लव वंस बर्थडे, ठीक है।
लव वन की बर्थडे भूल जाना आफ्टर अ बिटर आर्ग्यूमेंट, उसके साथ बिटर आर्ग्यूमेंट हुआ है तो हम उसकी बर्थडे भूल जाएंगे। इज एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? डिनायल कर दिया हमने मना बोल दिया है। कॉम्पेंसेशन कर दिया कि उसने मुझे नहीं बोला था, मैं उसको नहीं बोलूँगी। डिस्प्लेसमेंट किया है या रिप्रेशन किया है, तो क्या किया है? किसी चीज़ को दीवार के पीछे फेंक देना, ठीक है, उसको बोलता है रिप्रेशन। क्यों? क्योंकि हम उसने हमारे साथ झगड़ा किया इसीलिए हम उसकी बर्थडे को भूल गए, तो वो क्या हो गया है? रिप्रेशन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट रहेगा हमारा? डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन, स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर्स, जितना हम स्ट्रेस लेंगे ना उतना ही क्या हो जाएगा? तो हमारे गैस्ट्रिक सिस्टम भी इफेक्ट होती है और स्टमक में अल्सर्स बन जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेस से, तो स्ट्रेस भी गलत चीज़ है। तो स्ट्रेस से क्या होता है? कहाँ पे अल्सर्स देखने को मिलता है कॉमनली? स्टमक के एंट्रम में, स्टमक के फंडस में, पाइलोरिक चैनल में, या फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडिनम में। तो यहाँ पे जो है बोला जाता है कि स्ट्रेस अल्सर्स जो है मल्टीपल होते हैं, सुपरफिशियल एरोजन्स करवा देते हैं, विच अकर्स मेनली इन दी फंडस। कहाँ देखने को मिलता है? बट फंडस में देखने को मिलता है एंड बॉडी ऑफ द स्टमक में देखने को मिलता है। दे डेवलप्ड आफ्टर शॉक, बराबर, वो शॉक में होते हैं। शॉक कब होगा? जब ये अल्सर्स के अंदर से ब्लीडिंग होने लगेगा तब होगा। ठीक है, और सेप्सिस हो जाएगा, इन्फेक्शन लगेगा एंड ट्रॉमा भी होगा एंड आर ऑफन फाउंड इन द पेशेंट्स विद पेरिटोनाइटिस। उसका जो पेरिटोनियम कैविटी है उसके अंदर पूरा इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन करवा देगा एंड अदर क्रॉनिक मेडिकल इलनेस भी ये करवाएगा। स्ट्रेस अल्सर्स आर टिपिकली कोज्ड बाय एन इंक्रीज इन स्टमक एसिड प्रोडक्शन। ये कब होता है? जब स्ट्रेस की वजह से स्टमक के अंदर HCl का प्रोडक्शन इतना बढ़ेगा कि अल्सर्स करवा देगा, विच कैन अकर इन रिस्पॉन्स टू फिजिकल ट्रामा सच एज सीवियर इंजरी और सर्जरी, और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से सच एज किसी चीज़ की एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन में होना। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस अल्सर्स कैन इंक्लूड एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग भी आपको हो सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर मोस्ट कॉमनली फाउंड होता है स्टमक की फंडस में और फिर स्टमक की बॉडी में, इसलिए हमारा आंसर करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अभी नेक्स्ट देखो क्या है कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद टेंशन निमोथोरेक्स उसको हुआ है आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और उसको लंग में प्रॉब्लम हुई, लंग पे लगा और उसका निमोथोरेक्स जो है वो टेंशन हो चुका है। द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट वुड बी, इसका फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट आप क्या करोगे? इंसर्ट वाइड बोर निडल इन सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, परफॉर्म इमरजेंसी थोरेकोटॉमी, इमीडिएट चेस्ट एक्सरे या सिटी स्कैन, बराबर। तो इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ द टेंशन न्यूमोथोरेक्स जो है इन्वॉल्व्स इंसर्शन ऑफ द वाइड बोर निडल इनटू द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में हम डालेंगे, जिसको हम बोलते हैं ना कि वो वाटर वाला सिस्टम, बराबर, वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? तो मिड कैविकुलर में डाला, क्यों? क्योंकि वहाँ पे से वो रिलीव कर सके प्रेशर को। दिस प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं निडल कॉम्प्रेशन इज परफॉर्म टू क्विकली रिलीव ट्रैपेड एयर, प्रिवेंटिंग कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है, फिर इमरजेंसी थोरेकोटॉमी जो है वो यहाँ पे फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि हमको तो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट पूछा। ठीक है, जिसमें सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इफ निडल कॉम्प्रेशन अगर फेल गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा फेल गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है, अगर वो फेल जाता है तो हम थोरेकोटॉमी करेंगे। ठीक है, फिर चेस्ट एक्सरे जो है यहाँ पे वो डायग्नोस्टिक स्टेप है, पर फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के अंदर इमीडिएट में नहीं आएगा। सिटी स्कैन जो है वो भी अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि वो भी फर्स्ट लाइन में नहीं आएगा। तो फर्स्ट लाइन में हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंसर्ट वाइड बोर निडल इन द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, और जो एयर अंदर भर गई वो ट्रैपर्ड हो जाए, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। फिर होता है हमारा कि एन एडल्ट हुज बोथ लोअर लिम्स आर बर्न्ड अलोंग विद जेनाइटालिया हैज़ परसेंटेज बर्न्स, बराबर। एक एडल्ट है, रूल 9 इसमें यूज़ होगा। ठीक है, और क्या बोला है कि एडल्ट के अंदर जो है क्या बर्न हुआ है उसका, तो उसके लोअर लिम्स हुए और जेनाइटालिया हुए। लोअर लिम्स का एक लोअर लिम्स अगर जल जाए ना तो उसको बोलते हैं 18% बर्न हुआ है, दोनों जल चुके हैं मतलब 36, 18 एंड 18 36, और जेनाइटालिया के 1% मतलब 37% बर्न हुआ है। पर यहाँ पे हमको पूछ लिया है कि परसेंटेज निकालो आप, तो क्या हो जाएगा? 0.37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.37 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है देखो,
कॉमनेस्ट कोज ऑफ नॉन एंगेजमेंट एट टर्म इन अ प्राइमरी ग्रेविडा इज, बराबर, माता जो है वो पहली बार प्रेगनेंसी, उसको मातृत्व का सुख पहली बार प्राप्त हुआ है, उसको प्राइमरी ग्रेविडा बोलते हैं। सिर्फ प्रेग्नेंट होना वो प्राइमरी ग्रेविडा है, बच्चा डिलीवर करना वो प्राइमरी पैरा है, ठीक है। और प्राइमरी फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है तो प्राइमरी ग्रेविडा, अगर उसने पहली बार बच्चा डिलीवर किया है तो प्राइमरी पैरा। तो कॉमनेस्ट कोज क्या हो सकता है प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर कि वो टर्म उसका हो चुका है, मतलब कि 37 to 42 वीक्स जब बच्चा डिलीवर होने वाला है, वो टर्म सिचुएशन है, और फिर भी उसका एंगेजमेंट नहीं हो पा रहा है प्राइमरी ग्रेविडा के। तो क्या होगा, सीपीडी की वजह से नहीं हो रहा है, सीपीडी मतलब कि सिफिलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन की वजह से, हाइड्रामनियोस की वजह से, ब्रीच प्रेजेंटेशन है इसीलिए, या ब्रो प्रेजेंटेशन है इसलिए। तो ये जो देखने को मिलता है कंडीशन, हम बात करें कि हाइड्रोमनियोस का मतलब होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का बढ़ जाना, उसको या तो पॉलीहाइड्रोमनियोस बोलते हैं या हाइड्रोमनियोस भी बोला जाता है, ठीक है। एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड कैन डिले द एंगेजमेंट बट इज नॉट मोस्ट कॉमन कोज, बराबर, हाँ वो करवाता है पर मोस्ट कॉमन कोज नहीं है, ठीक है। कॉमनेस्ट कोज पूछा है ना, तो कॉमन तो ये नहीं है। फिर ब्रिज प्रेजेंटेशन जो है तो कैन कोज नॉन एंगेजमेंट बट इज लेस कॉमन कोज, बराबर। और ब्रो प्रेजेंटेशन जो है उसके अंदर भी ये नॉन एंगेजमेंट करवाता है पर फ्रिक्वेंटली नहीं है। बट सीपीडी जो है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, उसमें क्या हो जाता है, या तो बेबी का जो हेड है वो माइक्रो होगा या फिर मैक्रो हो जाएगा, ठीक है। और पेल्विस जो है उसका भी गायनेकोइड पेल्विस इज मोस्ट फेवरेबल पेल्विस की, जिसके अंदर जो है ओवल या राउंड कैविटी देखने को मिलेगी प्रॉपर, कि जिससे अंदर से बेबी एंगेज हो पाए, और वो भी नहीं मिलेगा, डिस्प्रपोर्शन होगा, वो अपनी साइज शेप के अकॉर्डिंग बेबी का हेड या मदर का पेल्विस होके नहीं होगा, उसको बोलते हैं सीपीडी। और उस वो कॉमनेस्ट कोज है कि जिसके अंदर नॉन एंगेजमेंट रहता है, टर्म हो जाए फिर भी, बराबर। तो ये हमारा करेगा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है देखो कि विजुअल हेल्यूसिनेशंस आर सीन इन, विजुअल हेल्यूसिनेशन हमको कब देखने को मिलता है, रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर, सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर, डिलीरियम के अंदर, या टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के अंदर, बराबर। तो डिलीरियम जो है, बराबर, फ्रॉम अल्कोहल विड्रॉल कब होता है, जब आप अल्कोहल को छोड़ देते हो, दारू पीना छोड़ देते हो, तब होता है आपको डिलीरियम, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है कि फॉर एग्जांपल अगर डिलीरियम जो है, बराबर, डिलीरियम जो है उसकी वजह से डिलीरियम ट्रेमेंस देखने को मिलता है और स्टिमुलेंट इंटॉक्सिकेशंस होता है। फॉर एग्जांपल विद कोकेन और मिथाम्फेटामाइन की वजह से भी ये होता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ दारू की वजह से हो, है ना, अल्कोहल की वजह से हो, पर कोकेन और मिथाम्फेटामाइन जो है उसकी वजह से भी होता है। टिपिकली अकम्पेन्ड बाय विजुअल हेल्यूसिनेशन। क्या होगा आपको, जैसे ही आप अल्कोहल को छोड़ते हो, जैसे आप कोकेन को छोड़ते हो, जैसे ही आप मिथाम्फेटामाइन को छोड़ते हो, आपको चीज़ें दो दो दिखाई देगी, तीन तीन दिखाई देगी, या फिर दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो इसको बोलते हैं कि पेशेंट्स विद दिस कंडीशन आर ऑफन रिपोर्ट सेटिंग क्रोइंग इंसेक्ट्स, ओके, में अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्टाइल डिस्टर्बेंस, ठीक है। और इसके अंदर ये भी देखने को मिलता है कि उसको लगेगा कि मेरी बॉडी पे कुछ चल रहा है ना, जैसे कि टैक्टाइल सेंसेशन आएंगे, उसको क्राउलिंग इंसेक्ट्स लगेगा उसको, और विजुअल हेल्यूसिनेशंस भी लगेगा, ठीक है। तो ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, डिलीरियम के अंदर। डिलीरियम ट्रेमेंस देखने को मिलती है जब आप अल्कोहल का विड्रॉल करते हो, आपके हाथ, आपके पैर, आपकी पूरी बॉडी जो है वो क्या मारती है, तो वो ध्रूजने लगती है, उसको बोलते हैं डेलिरियम ट्रेमेंस, ठीक है। और उसमें विजुअल हेल्यूसिनेशन भी देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ओके। नेक्स्ट थिंग्स देखो क्या है इसके अंदर, तो वो बोला जा रहा है कि कॉग्निशन क्या है, वो एक्शन है, परसेप्शन है, थॉट है, या फिर फीलिंग है। कॉग्निशन का मतलब होता है कॉग्निटिव एक्टिविटी जो रिलेटेड होती है हमारी थिंकिंग के, हमारे थॉट से, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। रिवर्सिबल कोज ऑफ डिमेंशिया इज, डिमेंशिया मतलब कि भूल जाना, उसका रिवर्सिबल कोज क्या है, पोस्ट एंसेफेलाइटिस है, मल्टी इन्फेक्शन होना, हाइड्रोसेफेलस हो जाना मतलब कि आपके सिर के अंदर पानी भर जाना, कौन सा पानी, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का तो ओवर प्रोडक्शन होता, या फिर वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है तो हो जाएगा। सेनाइल डिमेंशिया एज की वजह से, तो रिवर्सिबल कोज ऑफ डिमेंशिया होता है पोस्ट एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस के अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाना, बाद में भी, पहले भी हुआ और बाद में भी हो गया, और उसका पोस्ट जो है वो रिवर्सिबल कोज ऑफ डिमेंशिया करवा देगा, उसकी वजह से आप कुछ याद नहीं रख पाओगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा।
अभी नेक्स्ट क्या है कि डिजीज एलिमिनेशन मीन्स रोगों को दूर करना, ये क्या है। इसमें 3 सिचुएशन देखने को मिलेगी। एक तो हम रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा एलिमिनेशन कर सकते हैं और तीसरा इरेडिकेशन कर सकते हैं। इरेडिकेशन का मतलब क्या, रूट से, जड़ मूड से उसको नाबूद कर देना, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी उसका अंडा ही देखने को नहीं मिलना, वो हो जाता है इरेडिकेशन। एलिमिनेशन मतलब क्या कि इंडिया में नहीं है पर फॉरेन में तो है अभी भी, तो वो सिर्फ एलिमिनेट हुआ है इंडिया में से, ठीक है, और जगह पे तो है। और कंट्रोल करना मतलब पहले 100 केस आ रहे थे, अभी सिर्फ और सिर्फ 80 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कि कंट्रोल हुआ है, बराबर। तो अभी देखो इसका आंसर बताओ कि एलिमिनेशन क्या है, क्योर ऑफ द डिजीज, इरेडिकेशन ऑफ द वेक्टर, तो इरेडिकेशन होता था, है ना। तो एलिमिनेशन पूछा है, प्रिवेंटिंग लोकल ट्रांसमिशन या कंप्लीट टर्मिनेशन ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, तो कंप्लीट टर्मिनेशन भी क्या हो जाता है, इरेडिकेशन, ठीक है। तो क्योर तो आता नहीं, तो क्योंकि वो तो ट्रीटमेंट है या प्रिवेंशन था, तो इसलिए क्या आएगा कि प्रिवेंटिंग लोकल ट्रांसमिशन, एक्चुअली हम इंडिया में तो रोक ले, बराबर, लोकली तो हम रोक ले, तो वो होता है एलिमिनेशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। ओके, फिर देखो क्या, तो इसके लिए टर्म्स इज नेसेसरी, है ना। स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर इज डन एट पीएससी बाय, सर्वाइकल कैंसर जो है वो पीएससी पे हम करते हैं, किसके थ्रू, हिस्टोरियंस ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, पैप्समियर से, कॉल्पोस्कोपी से या एमआरआई से। तो पैप्समियर यूज होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट इंक्लूड द पैप्समियर, जिसमें हम आयरस स्पैचुला का यूज करते हैं, और विजुअल इंस्पेक्शन विद द एसिटिक एसिड VIA, and human papilloma virus HPV testing. Pap smear is the most commonly used screening test which involves collecting cells from the cervix, जिसकी मदद से हम cervix से सेल लेते हैं, examining them under a microscope. VIA जो है visual inspection with the acetic acid involves the application of acetic acid, जिसमें हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड को सर्विक्स में जो है वो अप्लाइड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एब्डोमिनल एरियाज का। HPV human papilloma virus testing is used to detect the presence of high risk HPV strains that can cause cervical cancer, ठीक है। और ये सारे के सारे जो है वो आइडेंटिफाइंग सर्वाइकल कैंसर एट एन अर्ली स्टेज। तो पीएससी पे हम क्या करेंगे, पैप्समियर, ठीक है, जिसमें एक क्या आएगा, एक स्ट्रिप, और दूसरा आएगा आपके साथ आयरस स्पैचुला, जो आयरस स्पैचुला से आप सैंपल कलेक्शन कर पाएंगे सर्विक्स और वजाइना से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजर्वायर फॉर मिजल्स, मिजल्स का रिजर्वायर कौन है, मैन, सॉइल, वाटर या फॉर्मेट्स। तो ह्यूमंस जो है आर दी ओनली नॉन रिजर्वायर फॉर द मिजल वायरस, ह्यूमन या मैन जो है वो ओनली रिजर्वायर सोर्स फॉर द मिजल वायरस है, तो मैन ही आंसर आएगा। द वायरस इज स्प्रेड थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द कफिंग एंड स्नीजिंग, मतलब कि ड्रॉपलेट रूट से इसका ट्रांसमिशन होगा। इट डज नॉट सर्वाइव लॉन्ग आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी से बहुत टाइम तक बाहर नहीं रह पाते हैं। सो अदर एनवायरमेंटल रिजर्वायर, सॉइल, वाटर, फॉर्माइट्स, इससे जो है वो ये ट्रांसमिट नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या आंसर करेक्ट रहेगा, मैन। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आएगा। रूल ऑफ हाउस इन सीन इन क्या आएगा, CHD के अंदर, फिर बर्न्स के अंदर, बर्न्स के अंदर तो हम देखते हैं रूल ऑफ 9, ब्लाइंडनेस के अंदर या हाइपरटेंशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ना रूल ऑफ हाफ यूज होता है ब्लड प्रेशर के अंदर, ठीक है। हाइपरटेंशन के अंदर क्या होता है कि ओनली अबाउट हाफ ऑफ द पीपल विद हाइपरटेंशन आर डायग्नोस्ड, बराबर। 50% लोगों को ही पता है कि हमको हाइपरटेंशन है और वो डायग्नोस्ड हो पाते हैं। ओनली हाफ ऑफ दोज डायग्नोस्ड आर ट्रीटेड, और उसमें से जो 50% लोग हैं वो ट्रीटमेंट लेते हैं। एंड ओनली हाफ ऑफ दिस ट्रीटेड अचीव एडिक्वेट ब्लड प्रेशर कंट्रोल, और उसमें से 50% लोगों को ही कंट्रोल में आता है। 50% डायग्नोस होता है, उसमें से 50 ट्रीटमेंट लेते हैं, और उसमें से भी आधे जो है वो कंट्रोल में आते हैं। तो ये रूल ऑफ हाफ जो है वो हाइपरटेंशन के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। देन लेक्चर मेथड इज अ टाइप ऑफ, लेक्चर मेथड जो है वो 1 वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। मैं भी यहाँ पे आपका लेक्चर ही ले रही हूँ पर आप आंसर दे पा रहे हो। ऐसे अगर आप क्लास में बैठे होते तो भी मैं थोड़ी ना पर्टिकुलरली सब स्टूडेंट्स को पूछती कि चलो आप आंसर बोलो, चलो आप आंसर बोलो, ऐसा तो हो नहीं पाता, वरना तो लेक्चर कभी कंप्लीट ही नहीं होता, है ना। तो ये 1 वे कम्युनिकेशन होता है, पर हाँ इसके अंदर आई टू आई कॉन्टैक्ट जरूर बनता है, ठीक है। जो यहाँ पे नहीं बन रहा है तो इट्स ओके, इट्स अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, है ना। तो ये कैसे मेथड है, इज अ डिडक्टिव मेथड, इज अ सॉक्रेटिक मेथड, इज अ विजुअल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल।
तो ये जो एक प्रकार का डिडक्टिक मेथड है, ठीक है, is a structured and teacher focused method centered on teachers delivering lessons to students. Typically, teachers who use didactic teaching create structured lessons that focus on lectures. ठीक है, इसमें मैंने स्ट्रक्चर्स रेडी किया है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जिसकी वजह से आप ध्यान दे पा रहे हो, ठीक है। तो मैं ये ढूंढूंगी डिडक्टिक टेंड्स जो है टू बी टीचर्स सेंटर्ड. फॉर एग्जाम्पल, अ कॉमन डिडक्टिकल स्ट्रेटेजी इज अ टीचर प्रेजेंटिंग अ लेक्चर डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स. तो क्या रहेगा कि लेक्चर मेथड इज अ टाइप ऑफ डिडक्टिक मेथड. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा. देन नेक्स्ट वन इज दी कि लूज हेल्थ एजुकेशन चार्ट सीरियली बीइंग सॉन टू द ग्रुप ड्यूरिंग द टॉक. हेल्थ टॉक मतलब कि हेल्थ टॉक के दरमियान आपको जो लूज चार्ट्स बना के लेके जाते हो हेल्थ एजुकेशन देने के लिए और सीरियली उसको 1 by 1 दिखा के आप रिप्रेजेंट करते हो, तो वो क्या है, वो फ्लेश कार्ड है, वो फ्लिप चार्ट्स है, वो फ्लैनल ग्राफ्स है या एग्जीबिशन चार्ट्स है, तो उसको बोला जाता है क्या, फ्लेश कार्ड्स. ठीक है, और फ्लेश कार्ड्स जो है वो लर्निंग टूल है दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लूज कार्ड्स ईच कंटेनिंग अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. हर एक के अंदर कोई अलग अलग इंफॉर्मेशन होगी सच एज अ क्वेश्चन और डेफिनेशन ऑन वन साइड एंड एन आंसर ऑन दी अदर. ठीक है, एक बाजू आपने इसमें भी 2 पार्ट, एक बाजू क्वेश्चन एक बाजू आंसर, ऐसे भी कर सकते हो. दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर स्टडिंग एंड मेमोराइजेशन पर्टिकुलरली इन सब्जेक्ट सच एज लैंग्वेज लर्निंग, हिस्ट्री एंड साइंस. स्टैंडर्ड फ्लैशबैक अगर आपको बनाना है तो उसकी टिपिकली साइज होती है 3x5 और 5x7 इंचेस. क्लियर. तो इसका आंसर फ्लैश कार्ड रहेगा. लूज हेल्थ एजुकेशन चार्ट सीरियली मतलब कि एक के बाद एक दिखाना, सॉन टू द ग्रुप ड्यूरिंग द हेल्थ टॉक इज द फ्लैश कार्ड्स. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट क्या है देखो, इन मैनेजमेंट गोल रेफर्स टू. मैनेजमेंट का गोल क्या होता है, डिस्क्रिप्ट एक्टिविटी करवाना, एनालिसिस ऑफ द हेल्थ सिचुएशन करवाना, एंड पॉइंट ऑफ ऑल एक्टिविटी का एंड पॉइंट दिखा देना, अल्टीमेट डिजायर्ड स्टेट बराबर अल्टीमेट कोई भी काम करो पर डिजायर्ड स्टेट फुलफिलमेंट करवाना, टुवार्ड्स विच रिसोर्सेज आर डायरेक्टेड उसके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना. तो क्या रहेगा कि मैनेजमेंट का जो गोल होता है वो क्या होता है, अल्टीमेट डिजायर्ड स्टेट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव गाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ ऑल एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज. तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा. Goals provide a clear focus and direction, ensuring that all activities align with the overarching objectives of the organization. ठीक है, डिस्क्रिक्ट एक्टिविटी जो है इसका मतलब तो होता है कि क्या करना है, रेफर्स टू द स्पेसिफिक टास्क और एक्शंस नॉट द ओवरऑल एम. ठीक है, एक ही एक्शन पे काम करना है, ओवरऑल पे नहीं, ये नहीं होता है. एनालिसिस करवाना ऑफ हेल्थ सिचुएशन का मतलब कि इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग द करंट स्टेटस एंड आइडेंटिफाइंग नीड्स नॉट सेटिंग गोल्स. बराबर, करंट स्टेटस पे काम करना है, गोल पे नहीं, तो ये भी नहीं होता है. और एंड पॉइंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ का मतलब है वाइल सिमिलर इट डजंट एनकम्पास द ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन इम्प्लाइड बाय गोल्स. तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा कि मैनेजमेंट का गोल होता है अल्टीमेट डिजायर्ड स्टेट टुवार्ड्स. अल्टीमेट आप कोई भी काम करो पर आपका एक ही डिज़ायर होना चाहिए, स्टेट टुवार्ड्स विच रिसोर्सेज आर डायरेक्टेड. ठीक है, अपने काम को कैसे हम कंप्लीट करते हैं, कैसे हम रीच गोल तक पहुंच पाते हैं. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैलिडिटी इज अ टेस्ट बेसिस अपॉन ऑल एक्सेप्ट. तो वैलिडिटी को हम बोलते हैं एक्यूरेसी, वैलिडिटी इज अ सेंसिटिविटी एंड वैलिडिटी इज अ स्पेसिफिसिटी. बराबर, हमने आपको वैलिडिटी दी है. क्या वैलिडिटी, कि आप रिवाइज कर दो इतने टाइम तक आपकी एग्जाम आ रही है, वो एक्यूरेसी बता रही है. ओके, दूसरा वो सेंसिटिविटी भी बता रही है और दूसरा वो स्पेसिफिसिटी भी बता रही है, वो कोई प्रिसीजन नहीं बता रही है. तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा. ठीक है, देखो वैलिडिटी इज एन एक्सटेंट टू विच इट टेस्ट एक्यूरेटली मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर. टेस्ट वैलिडिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई डिजीज्ड and non-disease individuals. An ideal screening test is exquisitely sensitive, high probability of detecting disease, and extremely specific, high probability that those without disease will screen negative. And the validity of a screening test is also based on its accuracy in identifying diseased and non-diseased person. ठीक है, and this can also be determined if the accuracy of the screening test can be compared to some gold standard that established the true disease status. ठीक है, पर प्रिसीजन नहीं आएगा.
ओके, अभी नेक्स्ट क्या है देखो कि डाइटरी कंसिडरेशन फॉर पेशेंट विद डाइवर्टिक्यूलोसिस, है ना। डाइवर्टिक्यूलम होता है, क्या देखने को मिलता है हमको, डाइवर्टिक्यूलम। और डाइवर्टिक्यूलम जो है उसमें अगर वो पूरा बाहर आ गया, एक पाउचिंग लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, उसको बोलते हैं डाइवर्टिक्यूलोसिस। क्या बोलते हैं, डाइवर्टिक्यूलोसिस। तो डाइटरी कंसिडरेशन हम क्या देंगे ये डाइवर्टिक्यूलोसिस वाले पेशेंट में, फूड्स विद नट्स एंड सीड खाओ आप, फूड्स इन हाई फाइबर खाओ, ब्लैंड डाइट खाओ, या फिर लो फाइबर खाओ, तो हम बोलेंगे कि आप हाई फाइबर खाओगे। क्या खाओगे, हाई फाइबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट यहाँ पे रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्या है कि दी ड्रग ऑफ चॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लेम्सिया इज, क्या आएगा, कैल्शियम ग्लूकोनाइट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, बराबर। तो इसमें द ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो प्री एक्लेम्सिया के लिए यूज होता है MgSO4, मैग्नीशियम सल्फाइड। और वो कैसे यूज होता है, तो वो हम देते हैं IM और IV दोनों रूट से, ठीक है। कैसे देते हैं, तो हम देते हैं पेशेंट को 4 ग्राम IV रूट से और 10 ग्राम देते हैं उसको IM के रूट से। और ईच बटक्स में हम देते हैं, मतलब 5 ग्राम राइट बटक्स में और 5 ग्राम लेफ्ट बटक्स में IM देते हैं, ठीक है। तो ये उसका क्राइटेरिया है, मैग्नीशियम सल्फेट प्री एक्लेम्सिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। और अगर मैग्नीशियम सल्फेट का एंटागोनिस्ट हो गया, एंटागोनिस्ट देना है, एंटीडोट देना है साइड इफेक्ट्स की वजह से, तो हम इसके अंदर देंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट। यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट क्या रहेगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी। देखो नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग लिथियम थेरेपी। अगर आप लिथियम थेरेपी दे रहे हो तो उसके लिए क्या गलत है। थेराप्यूटिक सीरम कॉन्सेंट्रेशन 3 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर कैन कोज फैटल टॉक्सिसिटी। अगर थेराप्यूटिक सीरम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 3 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हुआ तो फटल कंडीशन मतलब कि आपका डेथ भी करवा सकता है, हाँ करवा सकता है, ये तो टॉक्सिसिटी लेवल है, बराबर। तो वो तो सही बात है। थेराप्यूटिक सीरम कॉन्सेंट्रेशन लेवल शुड बी मॉनिटर्ड। हमको सीरम कॉन्सेंट्रेशन लेवल को जो है वो मॉनिटर करना है, हाँ करना ही है। सीरम लिथियम लेवल का उसमें प्रॉपर करना पड़ता है, तो ये तो करेक्ट ही है। और लिथियम इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। लिथियम प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, तो है बच्चों के अंदर कोई ना कोई टेराटोजेनिक इफेक्ट करवा देता है, तो ये तो गलत बात है, ठीक है, वो तो है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। डी क्या बोला है देखो, नोजिया, वॉमिटिंग, माइल्ड डायरिया एंड वेट गेन आर इनिशियल सिम्टम्स इन मोस्ट पेशेंट। और ये देने की वजह से पेशेंट में कभी कभी जो है नोजिया, वॉमिटिंग, माइल्ड डायरिया एंड वेट गेन भी देखने को मिलता है, तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। तो क्या गलत है कि लिथियम हमारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी में है, नहीं है, नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको क्या पूछा है कि which part of the vertebral canal will show secondary curves with concavity backwards, ठीक है। कॉन्केविटी बैकवर्ड्स किसके अंदर है, चलो आपको ये नहीं भी पता है कि कॉन्केविटी और कॉन्वेक्स क्या होता है, कोई बात नहीं, आप यहाँ तक पढ़िए। आपको क्या पूछा है कि वर्टिब्रल कैनल का सेकेंडरी कर्व्स क्या होता है, पहले कौन सा वर्टिब्रा आता है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉकिक्स, ठीक है। तो सर्वाइकल के अंदर कितने होते हैं, C1 से C7, थोरेसिक के अंदर कितने होते हैं, T1 से T12, एंड लंबर के अंदर होते हैं L5, सैक्रम के अंदर 1 एंड कॉकिक्स के अंदर 1। सैक्रम 5 बोन फ्यूज होके बनता है, कॉकिक्स 4 बोन फ्यूज होके बनता है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली पूछा है कि सेकेंडरी कर्व्स मतलब कौन सा, पहला सर्वाइकल वाला C2, ठीक है। तो क्या देखने को मिलेगा, सर्वाइकल। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो तो हाँ आपका एकदम करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या पूछा है कि विटामिन के सिंथेसिस इज डन बाय, विटामिन जो के है वो नेचुरली बनता है बॉडी में, है ना। तो किसके थ्रू बनता है बॉडी में, कॉलोनिक बैक्टीरिया बनाता है इसको, लीवर बनाता है, स्किन बनाता है या ब्लड वेसल्स। तो विटामिन के सिंथेसिस इज डन बाय द कॉलोनिक बैक्टीरिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज, माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है, एडवर्ड जेनर है, एंटोइन वॉन ल्यूवेनहुक है, लुइस पाश्चर है या जोसेफ लुस्टर है। तो माइक्रोबायोलॉजी के पिता होते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। कौन होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के पिता, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है। इसके लिए हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। एडवर्ड जेनर ने तो फर्स्ट वैक्सीन को ढूंढा था स्मॉल पॉक्स की, है ना, तो ये हमारा करेक्ट रहेगा। लुइस पाश्चर ने तो हमको जर्म थ्योरी दी थी, है ना। और जोसेफ लिस्टर तो किसके लिए, तो हम बोल सकते हैं कि वो हमारे जो है, ठीक है,
तो वो हमारे एंटीसेप्टिक सर्जरी के पिता है ना, जोसेफ लिस्टर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, माइक्रोबायोलॉजी के पिता एंटोनी वॉन ल्यूवानहुक, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन कहना चाहता है आपको। तो नेक्स्ट आपको बता रहा है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ नेचुरल डिसइंफेक्शन। तो नेचुरल डिसइंफेक्शन क्या होगा, बॉइलिंग, सनलाइट, यूज ऑफ डेटोल, ये ऑल ऑफ दी अबोव। तो नेचुरल डिसइंफेक्शन होता है सनलाइट। कौन सा, सनलाइट, ठीक है। जो हम कपड़े सुखाते हैं, कोई चीज़ों को हम कपड़े में रखते हैं डिसइंफेक्शन के लिए, तो होता है सनलाइट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। चल, ट्रू अबाउट जनरल फर्टिलिटी रेट इज, जनरल फर्टिलिटी रेट के लिए क्या सही है, मेजर ऑफ फर्टिलिटी कहना, इंडिकेटर कंप्लीट फैमिली साइज, नॉट बेटर देन क्रूड बर्थ रेट, या ऑल ऑफ दी अबोव। तो जनरल फर्टिलिटी रेट का मतलब है मेजर ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है। तो क्या करेक्ट आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फिर आपके लिए पूछा है क्या, देखो कि लेबरर्स नर्व इज अनदर नेम फॉर विच नर्व। जो लेबरर्स नर्व है उसको हम किस नर्व से जानते हैं, ठीक है। उसको रेडियल नर्व बोलते हैं, मीडियन नर्व बोलते हैं, अल्नर नर्व बोलते हैं, या एक्सिलरी नर्व बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सी नर्व जो है वो हम रेडियल जो है लेबरर्स नर्व्स के लिए, ठीक है, जाने जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको कितनी नर्व देखिए, उसके अकॉर्डिंग टू देखिए कि जो है वो क्या आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको रेडियल नर्व के बारे में पूछते हैं ना, तो वो पोस्टीरियर इंटरटेनोसियस नर्व्स होती है ना। बट अगर आपको लेबरस नर्व के बारे में पूछा है तो आंसर आएगा मीडियन नर्व। अगर आपको अल्नर नर्व के बारे में पूछा होता तो वो म्यूजिशियंस नर्व, या फिर आप जो कंप्यूटर पे काम करते हैं ना उसको इसकी वजह से होता है, अल्नर नर्व की वजह से। एक्सिलरी नर्व जब आप क्रच वॉकिंग का यूज़ करते हो और क्रच एक्चुअली होके फिट नहीं करते हो ना एक्सिला के अंदर, तब आपको ये होता है एक्सिलरी नर्व। बट लेबरस नर्व जो है वो मीडियन नर्व है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आपका रहेगा, ठीक है। फिर दी नर्स इंसर्टिंग अ राइस ट्यूब फॉर एन एडल्ट पेशेंट। नर्स राइस ट्यूब, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है वो एडल्ट पेशेंट के अंदर डाल रही है। अवेयर दैट डिस्टेंस बिटवीन इंसीजर टीथ से गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन तक पहुंचने वाला डिस्टेंस, अगर आपने कितना तक राइस ट्यूब को इंसर्ट किया तो आप बोल सकते हो कि मेरी जो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है ना वो इंसीजर टीथ से गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन के बीच में कितना तक होगी, 30, 20, 40 या 50, तो होती है आपकी 40 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर। नर्स इंसर्टिंग ए राइस ट्यूब फॉर एन एडल्ट पेशेंट इज अवेयर दैट डिस्टेंस बिटवीन इंसाइजर टीथ एंड गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन इज द 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा आपका। देन ए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन इज, मॉडिफाइबल मतलब कि जिसको हम चेंज कर सके, और नॉन मॉडिफाइबल मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, एथनिसिटी जो है उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते, सेक्स को भी नहीं कर सकते कि आप मेल है या फीमेल, उसको हम नहीं बदल सकते, पर ओबेसिटी को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मॉडिफाइबल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फिर क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरली परफेक्ट नेचर्स फूड, नेचर्स से मिलने वाला परफेक्ट नेचर फूड जो है वो कौन सा है। काउस का मिल्क, मीट, एग, बोथ बी एंड सी। मीट और एग जो है वो नेचर मिल्क नहीं, वो नेचर हमको थोड़ी देता है, हम मार के ही मीट को तो खाते हैं ना, और एग भी किसी का बच्चा हम लेके खा जाते हैं, तो वो है। तो काउस मिल्क जो है वो भी बच्चे के लिए ही है, पर हम यूज़ करते तो है, बराबर। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो हम देखें तो क्या है नेचर्स फूड, तो वो है काउस मिल्क, ऑप्शन नंबर ए। और वैगन डाइट जो फॉलो करते हैं ना वो तो कोई भी चीज़ नहीं लेते एनिमल्स वाली, है ना, मिल्क भी नहीं पीते, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट आपको देखो क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। अगर आपने ट्रेकिया में ट्यूब डाली है तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, या डैमेज टू लैरिंजियल नर्व। अगर आपने ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को ठीक से नहीं डाला ना तो क्या हो जाएगा, वो लैरिंजियल नर्व को डैमेज कर देगा, वॉइस प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। इसलिए क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो क्या है कि मिथोट्रैक्सेट एक्ट्स बाय इनहिबिशन ऑफ। मिथोट्रैक्सेट हम देते हैं तो वो क्या इनहिबिशन करती है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस, aldose डिहाइड्रोजनेस, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, या स्टेरॉल सिंथेसिस।
तो मेथोट्रेक्सेट एक्ट्स बाय इनहिबिशन ऑफ डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, क्या करती है वो, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का काम करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट चीज की ग्रेजुअल सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक है, क्या हुआ है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो है दैट अकर्स विद एजिंग के साथ, आपकी उम्र बढ़ी उसके साथ आपको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हुआ, तो उसको क्या कहेंगे हम, परसेप्टिव कहेंगे, प्रेसबाइक्यूसिस कहेंगे, ओटाइटिस मीडिया कहेंगे, या नॉन ऑफ दिस। उम्र बढ़ने की वजह से सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस को जो है हम बोलते हैं प्रेसबाइक्यूसिस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट देखो क्या है कि द मोस्ट कॉमन वायरल कोज ऑफ गैस्ट्रोएंट्राइटिस। ओके, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ गैस्ट्रोएंट्राइटिस वायरल कोज पूछा है, नॉर्वॉक वायरस, रोटा वायरस, अडीनो वायरस या हैपाडीने वायरस। तो कॉमन वायरल कोज होता है गैस्ट्रोएंट्राइटिस के लिए पूछे, डायरिया के लिए पूछे कि रोटा वायरस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, ब्लड प्रेशर इन न्यूबॉर्न का ब्लड प्रेशर बीपी कितना होता है, 75/50 mm of Hg, 65/45 mm of Hg, 90/60 mm of Hg, 100/70 mm of। अगर एडल्ट का पूछा होता तो कितना होता, 120/80 mm of Hg। अगर यही चीज़ आपको किलो पास्कल के अंदर पूछी होती तो 16/11 किलो पास्कल होती। तो दोनों चीज़ याद रखना, 120/80 तो पूरे गांव को याद है, ठीक है, बट 60/11 किलो पास्कल ये किसी को याद नहीं है, जो आपको याद रखना है। न्यूबॉर्न का ब्लड प्रेशर होता है 65/45 mm। पहला वाला सिस्टोलिक है, दूसरा वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। ठीक है, अगर आपने सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक को माइनस किया तो मिल जाएगा आपको क्या, पल्स प्रेशर। तो ये चीज़ भी याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, 65/45 mm of Hg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि वाई रेक्टल मैथड ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्डिंग इज मोस्ट रिलायबल। रेक्टल मैथड से टेम्परेचर हम क्यों लेते हैं, क्लाइंट इज गाइड द ईल्ड टेस्ट ऑफ द डिसइंफेक्टेंट। फिर रेक्टम कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई एंड इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एयर। ये जो हम रेक्टल बॉडी टेम्परेचर लेते हैं ना, या एसोफेगस से हम लेते हैं, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से लेते हैं, ईयरड्रम से, ये सब क्या है पता है आपको, कोर टेम्परेचर है, बॉडी के कोर टेम्परेचर बोलते हैं, जहाँ पे हाई ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, तो यही रीज़न है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। दैट इज अ फियर ऑफ बीटिंग द थर्मोमीटर। हमको डर है कि बच्चा थर्मोमीटर को बाइट कर देगा, इसीलिए हम थोड़ी रेक्टल से लेते हैं, ऑल ऑफ दी अबोव आएगा ही नहीं। इसलिए हम रेक्टल से थर्मोमीटर टेम्परेचर तब लेते हैं जब रेक्टम कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई एंड इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एयर। ठीक है, कोर ब्लड सप्लाई भी इसको बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है कि ऑल ऑफ फॉलोइंग हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट। पहला होता है हाइपोथैलेमस, जो प्रिंसिपल ग्लैंड है उसके साथ कनेक्टेड रहेगा, नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और बीच में उसका जो पार्टिसिपेट करेगा, उसका डिवाइडेशन करेगा, वो होगा इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसके अंदर सारे जैसे कि TSH, GH, प्रोलैक्टिन, ये सब हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी कई होते हैं, पर देखो पोस्टीरियर के अंदर तो दो ही होते हैं, कौन से पता है, ADH और ऑक्सीटोसिन। अगर यहाँ पे ये दोनों हार्मोन्स है तो आप मान लो कि वो तो पोस्टीरियर का है, तो एंटीरियर का तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे है ADH, हाँ देखो ADH है, जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर वासोप्रेसिन भी बोलते हैं। अगर इसका जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस आया तो हो जाएगा क्या, डायबिटीज इंसिपिडस या फिर SIADS सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ADH जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि TSH भी एंटीरियर का है, GH भी एंटीरियर का है, ACTH भी एंटीरियर का है, पर पोस्टीरियर का ADH यहाँ पे घुसा दिया है, जो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट वन देखो क्या है कि ऑल आर इंक्लूडेड इन KMC, कांगारू मदर केयर एक्सेप्ट। कांगारू मदर केयर हम बच्चे को देते कब है, जब बच्चा लो बर्थ वेट होता है, जिसका वेट 2500 ग्राम से कम होता है, तब देते हैं। और इसको फैमिली का कोई भी पर्सन दे सकता है, अकेली माँ ही नहीं। तो ये हम क्यों देते हैं, बराबर वो 3 आंसर यहाँ पे करेक्ट हो गए, पर नहीं देते वो एक्सेप्ट 1 में आएगा। अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलोअप के लिए देते हैं,
स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाते हैं, हाँ करवाते हैं। फ्री न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मिल जाता है क्या इससे, कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, देखो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी होता है क्योंकि मम्मी और बच्चे का कांटेक्ट ब्रेस्ट के बीच में ही होता है, तो जितना बच्चा ज़्यादा पास में रहेगा उतना ही ब्रेस्ट फीडिंग भी वो एक्सक्लूसिव करवा पाएगी जब करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स फ्री में नहीं हो जाता है, इसके लिए अगर ब्रेस्ट सप्लीमेंट्स बोला होता तो होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट नहीं आएगा। अदरवाइज KMC जो है वो ऑलरेडी डिस्चार्ज एंड फॉलोअप के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि इसकी वजह से बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो वेट गेन कर लेगा, ठीक है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट भी करते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी है, पर फ्री न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा हमारा। फिर नेक्स्ट वन कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम के फर्टिलाइजेशन होने के बाद द इनिशियल मेटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट, जब जाइगोट का मेटोटिक डिवीजन होता है रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, और वो क्या बनता है, ब्लास्टोमियस, मोरूला, oocytes की ब्लास्टोसाइट। तो सबसे पहले वो फर्टिलाइज के बाद मेटोटिक डिवीजन में जाइगोट जो है वो बनता है ब्लास्टोमियर्स। क्या होता है, ब्लास्टोमियर्स। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। मोरूला तो 16 स्टेज डिवीजन में बनता है, वो पूरा ग्रैप लाइक दिखता है ना। चलो, इफ अ पेशेंट डेवलप्स एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहा है ड्यूरिंग अ कोलोस्टोमी, जब आप कर रहे हो कोलोस्टोमी इरिगेशन प्रोसीजर, जब आप कॉलन को क्लियर करने की प्रोसीजर, कॉलन वॉश की प्रोसीजर जिसको कोलोस्टोमी इरिगेशन बोलते हैं, आप वो कर रहे हो और पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहा है, तो आप क्या करोगे, लोअर दी कंटेनर को लोअर रखोगे, डिसकंटिन्यू दी प्रोसीजर, कंटिन्यू दी प्रोसीजर, नन ऑफ दी अबव। थोड़े टाइम के लिए उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, क्या कर देंगे, थोड़े टाइम के लिए इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो, स्फेरिकल बैक्टीरिया ऑकरिंग इन क्लस्टर्स आर कॉल्ड, स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया क्लस्टर के अंदर देखने को मिलना, उसको स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, न्यूमोकोकाई या कोकोबैसिलाई, तो उसको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकाई। क्या बोलते हैं, स्टेफाइलोकोकाई। स्फेरिकल बैक्टीरिया क्लस्टर में दिखना वो स्टेफाइलोकोकाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, देखो कि टी सेल मैच्योर इन, टी सेल कहाँ जाके मैच्योर होता है, लीवर में, थाइमस में, स्प्लीन में या किडनी में। दो सेल होते हैं ना, एक टी सेल होता है और एक बी सेल होता है ना, तो यहाँ पे टी सेल जो है वो थाइमस में मैच्योर होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, ओके। बी सेल हमारा बोन मैरो में होता है, ओके। फिर क्या है, ऑर्किपैक्सी इज द सर्जिकल मैनेजमेंट एडप्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ऑर्किपैक्सी किसका सर्जिकल मैनेजमेंट है, कॉर्डी का, एपिस्पाइडियासिस का, हाइपोस्पाइडाइसिस का, कि क्रिप्टोर्किडिज्म का। तो क्रिप्टोर्किडिज्म में पता है क्या होता है, आपका जो टेस्टिस है ना वो स्क्रॉटम में रहना चाहिए, पर वो नहीं होता है, वो है ना ऊपर की साइड हमारे इंग्वाइनल कैनाल में घुस जाता है। कभी कभी ना आप कर देते हो इसके अंदर, ठंडे ठंडे हाथ से आप इसको छू लेते हो, तो जना इसके अंदर बोलते हैं कि सेंसिटिविटी की वजह से भी ये ऊपर चला जाता है, और ये चीज़ें कुछ कई बार कॉन्जेनिटल भी हो सकती है। तो आपको कोई भी एग्जामिनेशन के दरमियान अपने हैंड को वार्म करना नेसेसरी है, और बोल सकते हैं कि अगर ये ऊपर है तो आपको 1 ईयर तक तो वेट करना है, उसके बाद आप हार्मोनल थेरेपी भी चालू कर सकते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और सब, तो ये नीचे आ सकता है, क्रिप्टोर्किडिज्म ट्रीट हो सकता है। और अदरवाइज़ आप बोल सकते हो कि फिर तो आपको सर्जिकल मैनेजमेंट ही करना पड़ेगा, अगर बच्चे की उम्र बढ़ रही है और ये ट्रीट नहीं हो रहा है तो आपको ऑर्किपैक्सी करना पड़ेगा, और इसीलिए जो ऑर्किपैक्सी है वो क्रिप्टोर्किडिज्म का जो है वो मैनेजमेंट है सर्जिकल, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो अगर आपने टेस्टिस को ठंडे ठंडे हाथ से छुआ तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, क्रीमास्टेरिक रिफ्लेक्स, कि वो कहाँ चला जाएगा, सीधा डर की या किसी की वजह से ऊपर इंग्वाइनल कैनल में चला जाएगा और नीचे फील ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है कि एबीजी के बारे में क्वेश्चन है, आर्टेरियल ब्लड गैस के बारे में, कि एबीजी एनालिसिस आपने किया, आपको रिपोर्ट शोज होता है उसका, क्या रिपोर्ट शो हो रहा है, देखो पीएच है 7.25, नॉर्मल होना चाहिए 7.35 टू 7.45, ये पीएच कम है, ठीक है, तो कम है तो मतलब एसिडोसिस रिप्रेजेंट कर रहा है। PCO2 35 mm ऑफ Hg है, SCO3 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। दीज फाइंडिंग्स आर सजेस्टिव ऑफ, ठीक है, इसमें रोम देखते हैं, रेस्पिरेटरी में अपोजिट और मेटाबॉलिक में इक्वल होता है, रेस्पिरेटरी के लिए देखते हैं PCO2 और SCO3 देखते हैं मेटाबॉलिक के लिए। पीएच तो लो है, मतलब इसका मतलब तो हमारा एसिडोसिस तो है। PCO2 क्या है हमारा, देखो 35, वो नहीं देखेंगे। इक्वलिटी में क्या है, देखो SCO3
जो भी 20 मिली इक्विवेलेंट पर, ये भी कम है और ये भी कम है, तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट देखो क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन में भी गिवन एज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। एक्टिव भी है और पोस्ट एक्सपोजर में भी देते हैं, वो कौन सा है, चिकन पॉक्स, मिजल्स, रैबिस या टाइफाइड फीवर। हम देते हैं रेबिस के अंदर, जब कुत्ता हमको जो है बाइट कर दे, डॉग बाइट, उसमें जो है हम क्या देते हैं, बाइट करने के बाद देते हैं रेबिस। रेबिस कभी भी बाइट करने से पहले नहीं देते, ठीक है, इसलिए ये कैसा है, पोस्ट एक्सपोजर है, कैसा है, पोस्ट एक्सपोजर है, ठीक है, और एक्टिव भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन कि कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ साल्बुटामॉल नेबुलाइजेशन, ठीक है, वॉमिटिंग होता है, पाल्पिटेशन होता है, बॉडी एक होता है या हार्ट। साल्बुटामॉल नेबुलाइजेशन का साइड इफेक्ट्स होने की वजह से टेकीकार्डिया, हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, पाल्पिटेशन होने लगता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इंडियन एविडेंस एक्ट कम इन फोर्स इन, इंडियन एविडेंस एक्ट कब आई थी, 1872, 1955, 1987 या 1992। इंडियन एविडेंस एक्ट आई थी 1872, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट यहाँ पे रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। फिर मोटिवेशन मीन्स, मोटिवेशन का मतलब वांटिंग टू डू समथिंग, आप कुछ करना चाहते हो वो, रिफ्यूजिंग टू डू समथिंग, आप कुछ करने से मना कर देते हो वो, चेंजिंग वंस माइंड अबाउट डूइंग समथिंग, किसी का माइंड ही बदल देना कुछ करने के लिए, हाँ वो मोटिवेशन है। आप उतनी हद तक उसको डुबा देंगे कि मोटिवेट होके वो पढ़ने ही बैठ जाएगा। या टू डू वर्क कम्प्लीटली फिनिश, या कम्प्लीटली काम को कंप्लीट कर देना, वो मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन मतलब चेंजिंग वंस माइंड अबाउट डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए किसी के माइंड को बदलना, वो मोटिवेशन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इन फॉलोइंग विच इज इन्वॉल्व इन गुड वार्ड मैनेजमेंट, इसमें से कौन सी चीज़ दिखा रही है कि आपने आपके वार्ड का गुड वार्ड मैनेजमेंट करके रखा है, आपने प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग करके रखा है और रिपोर्ट करके रखा है, मेंटेनेंस ऑफ सूटेबल एनवायरनमेंट करके रखा है, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन मतलब कि आपने बांट के रखा है कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, मतलब इससे भी क्या हो जाएगा, आपका काम वर्कलोड एकदम कम और अच्छे से काम करेंगे सब। ऑल ऑफ दी अबो इसमें करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आएगा। हाइपोटेंशन मतलब कि ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, इज ऑब्जर्व्ड फॉर अ थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिल रहा है, प्रेग्नेंट लेडी है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड डू फर्स्ट, आप सबसे पहले क्या करोगे, पोजीशन ऑन राइट लेफ्ट लेटरल साइड, पोजीशन लेफ्ट लेटरल साइड, इन्फॉर्म द डॉक्टर या डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। प्रेगनेंसी में आपको लेडी को यही बोलना है कि आपको लेफ्ट साइड होके सो जाना है, क्यों, क्योंकि उसका यूट्रस नॉर्मली ही डेक्स्ट्रो रोटेटेड होता है, थोड़ा राइट साइड होता है, और उस यूट्रस के तरत बाजू में से जो है वो इन्फीरियर वेना केवा पास होती है। अभी तो वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि थर्ड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही ये चीज़ देखने को मिलती है। तो अगर वो लेडी सुपाइन्स हो गई तो भी उसको सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम देखने को मिलेगा, और राइट साइड पे सुई तो भी उसको जो है वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी, डिजीनेस और सब देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यूट्रस जो है वो और ज़्यादा बच्चे के वेट की वजह से राइट साइड में झुकेगा, और राइट साइड में इंफीरियर वेना केवा भी है जो कंप्रेस होगी, और उसकी वजह से हमको हाइपरटेंशन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। इसलिए हम बोलेंगे लेडी को कि बहन आपको जो है वो लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेटरल पोजीशन लेके ही सो जाना है। ओके, तो क्या आंसर रहेगा, बी, पोजीशन ऑन लेफ्ट लेटरल साइड। इन नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस इज अबाउट, अगर आपने नॉर्मली वजाइनल डिलीवरी कराई तो कितना ब्लड लॉस एक्सेप्टेबल है, तो 150 to 250 बहुत कम है, 100 to 200 भी बहुत, 200 to 300, 400 to 500 ओके है। अगर 500 से ज़्यादा हो गया नॉर्मल के अंदर ब्लड लॉस तो हम बोलेंगे पीपीएच हो गया, सीजरियन के अंदर 1000 से ज़्यादा हो गया तो बोलेंगे पीपीएच हो गया, और अगर हिस्टेक्टोमी की और 1500 ml से ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया तो बोलेंगे पीपीएच हो गया। तो यहाँ पे नॉर्मली कितना 400 to 500 हो तो वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा ऑप्शन। Which of the following white blood cell WBC counts clearly indicates leukocytosis, ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब है बहुत बढ़ जाना। हमने पढ़ा था 5000 से 10,000 पर mm3, ये नॉर्मल थे, इससे बड़े हुए हो गए वो इंडिकेट करेंगे कि बढ़ गया है, ल्यूकोसाइटोसिस हो गया है। ल्यूकोसाइटोपेनिया बोला होता ना तो कम हो जाने को बोलते हैं, ठीक है। 4500 पर mm3 वो तो बहुत कम है, 7000 पर mm3
10,000 पर mm³ या 25,000 पर mm? क्या आएगा? 25,000 पर mm³ बहुत ज़्यादा है, ल्यूकोसाइटोसिस है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। द प्राइमरी एम ऑफ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट इज टू, हम किसी को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट देते हैं, उसको प्राइमरी एम क्या है? रिटर्न द पेशेंट टू हिज होम, हम उसको उसके घर पे वापस लाना चाहते हैं। रिलीज द पेशेंट सिम्टम्स को रिलीज करवाना चाहते हैं। हेल्प द पेशेंट टू मेक बेटर साइकोसोशियल एडजस्टमेंट, हम पेशेंट को हेल्प कर रहे हैं कि आप फिर से बेटर साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट में आ जाए। या प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम बिकमिंग साइकोटिक, या साइकोटिक बनने से बचा रहे, तो क्या आएगा? हम साइकेट्रिक ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं, हमारा प्राइमरी एम ये है कि हम पेशेंट को हेल्प कर पाए कि वो फिर से बेटर साइकोसोशियल एडजस्टमेंट में आ जाए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। Plan of rotation of students in different classes of specific nursing fields in termed as, बराबर, नर्सिंग के स्टूडेंट्स को कभी सारी अलग अलग वार्ड्स के अंदर ड्यूटीज़ मिलती है, तो वो किस लिए करवाते हैं ये सब? वो क्या होता है? वो इस किसके रेडी होता है? मास्टर रोटेशन प्लान, क्लिनिकल रोटेशन प्लान, लेसन प्लान या वार्ड प्लान? तो पहले से उनका मास्टर रोटेशन प्लान रेडी होता है कि इतने वीक तक ये स्टूडेंट्स, ये ईयर के स्टूडेंट इस वार्ड के अंदर जो है वो ड्यूटी करेंगे, ताकि उनका कोई भी जो है स्पेशलिटी के अंदर ड्यूटी रिमेनिंग ना रह जाए, वो सब कुछ देख पाए, सीख पाए, है ना। तो मास्टर रोटेशन प्लान आएगा, ऑप्शन नंबर ए। Which of the following is the third generation cephalosporin? सिफेलोस्पोरिन का थर्ड जनरेशन कौन सा है? सिफोक्टोक्सामाई, सेफ्ट्रायोक्सोन या सिफेक्साइम? ऑल ऑफ दी अबो, ये तीनों के तीनों हैं। सिफोक्टेक्साइम भी है, सेफ्ट्रायोक्सोन भी थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है, और सिफेक्साइम, ऑल ऑफ दी अबो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। द नॉर्मल रेंज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिलीवरी ड्यूरिंग ईसीटी, ईसीटी के दरमियान हम कितना इलेक्ट्रिसिटी देते हैं? 0.5 से 1 सेकेंड, 0.1 से 0.2 सेकेंड, 0.5 से 2 सेकेंड, या 1 से 2.5 सेकेंड? तो सिर्फ और सिर्फ 0.5 से 1 सेकेंड ही देते हैं, ठीक है। नॉर्मल रेंज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिलीवरी ड्यूरिंग ईसीटी इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, जो ल्यूसिनो एंड सल्लेटी बिन्नी ने ढूंढी है, उसको हम बोलते हैं सिर्फ 0.5 से 1 सेकेंड ही देंगे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। Which type of epithelium is efficient in generating new cells to replace dead cells damaged by mechanical friction? ठीक है, मैकेनिकल फ्रिक्शन, मूवमेंट की या किसी की भी वजह से अगर एपिथेलियल सेल्स जो है वो टूटते हैं तो वो नए भी बनते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, तो वो कौन सा है? कॉलमनर एपिथेलियम में ऐसा होता है, स्क्वैमस में ऐसा होता है, ट्रांजिशनल में ऐसा होता है, या स्ट्रेटिफाइड में? तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ही वहाँ होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन, टीयरिंग होने के चांसेस होते हैं और नए नए बनते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो आएगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और इसीलिए ना स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हमको कहाँ फाउंड होते हैं? तो स्किन में, हमारे माउथ के अंदर, वजाइनल म्यूकोजा में, इसोफेगस में, कंजक्टाइवा में और यूरिनरी सिस्टम में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो एक्टिवली यूज में होती है, जहाँ पे सेल टूटते रहते, बनते रहते, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि द पेशेंट्स दैट कम इन कैटेगरी 2 ऑफ डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, थेरापी शॉर्ट कोड या ट्रीटमेंट शॉर्ट कोड, ज़रा एक्सक्लूड, उसमें क्या नहीं आएगा? फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट केसेज, कैटेगरी सेकंड है मतलब फेलियर है, ठीक है, तो आएगा। रिलैप्स के अंदर भी सेकेंडरी होता है, ये भी करेक्ट है, और डिफॉल्ट ट्रीटमेंट भी इसमें ही आता है। पर एक्स्ट्रा पल्मोनरी सीरियसली इल जो है उसको हम बोल नहीं सकते कि कैटेगरी 2 ही है, ठीक है, वो तो कैटेगरी 1 में भी हो सकता है। तो कैटेगरी 2 डॉट्स उसके अंदर चालू होते हैं जिसका ट्रीटमेंट केसेस फेल हो गया हो, रिलैप्स हुआ हो या डिफॉल्ट हो वो ट्रीटमेंट का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे नहीं आएगा, वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कॉलेरा इज, कॉलेरा का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कॉलेरा विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया की वजह से, गंदा पानी और गंदा खाने की वजह से होता है। तो ये क्या है बोलो? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कंटामिनेटेड वाटर फूड है, फीकल कॉन्टामिनेटेड वाटर है, कॉन्टामिनेटेड हैंड से, ऑल ऑफ दी, हाँ सबसे होता है, कॉन्टामिनेटेड फूड, फीकल कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड कॉन्टामिनेटेड हैंड से भी, इसलिए आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबो, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। कॉलेरा इज प्राइमरीली ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर एज वेल एज थ्रू दी कॉन्टामिनेटेड हैंड्स, बनाने वाला भी गंदा है, कुक, उसके बर्तन गंदे हैं तो भी होगा। पॉजिटिव एजेंट ऑफ कॉलेरा इज विब्रियो, कॉलेरा जो कॉमा सेप का होता है, ठीक है, वो फीसिस के अंदर देखने को मिलता है,
क्लियर? तो हम ये सेशन को यहीं पे क्विट करेंगे। नेक्स्ट हम मिलेंगे तो और क्वेश्चंस को हम देखने की कोशिश करेंगे। आप सिर्फ रिवाइज करते रहिएगा, सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा। ओके, इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।